हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, पिछले कई हफ्तों से महीनों से मैं लगातार लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। इस बीच हम लोग जो है क्लास 9th का सीबीएसई क्लास 9th का लेसन 2 ज्योग्राफी लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टडी कर रहे थे। आगे स्टूडेंट्स हम लोग इसी कड़ी में 3 वीडियोस बैक टू बैक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th वीडियो। ये चौथा वीडियो है जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, इसके अलावा हिमालयन माउंटेन के बारे में, और उसके अलावा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है द ग्रेट नदर्न प्लेन्स के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में ख़ास इसलिए है क्योंकि ये वीडियो जो है पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी संरचना, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की मैं कहूँगा सबसे पुरानी संरचनाओं में से, स्ट्रक्चर्स में से एक है। ठीक है, जो दुनिया में प्री कैम्ब्रियन एरा से ही ना, सबसे पुराने एरा को हम प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन एरा से ही दुनिया में बनी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फिर इन्हीं चीज़ों के साथ अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ क्या पढ़ने चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन इट नाउ। सो पेनिनसुलर प्लेटू, मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू की। स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेटू की जब हम बात करते हैं, जो पेनिनसुलर प्लेटू है एक टेबल लैंड है कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टल सम, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई एक टेबल सम संरचना होती है। अब यहाँ पे आप पहले तो समझ लीजिए प्लेटू क्या होते हैं बच्चों। प्लेटूज़ और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो प्लेटूज़ होते हैं उनकी संरचनाएँ कुछ ऐसी होती हैं, समथिंग लाइक ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे होती हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ओके, तो इन दोनों में संरचनाओं में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ का जो पीक होता है प्लेटूज़ का, वो क्या होता है, टेबल सम होता है, मतलब टेबल लैंड टेरेस होता है, फ्लैट होता है, ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है। वहीं माउंटेन्स में क्या होते हैं, ये सिरे होते हैं, निकले होते हैं, पीक्स में शिखर कहते हैं इसको। तो ये जो होते हैं ना, ये ऊपर की ओर ऐसे नुकीले होते हैं। तो ये अंतर होता है एक माउंटेन पीक में और एक प्लेटू में। ठीक है, तो प्लेटूज़ क्या होते हैं, अक्सर ऊपर सपाट होते हैं, और माउंटेन्स की हाइट कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कि एवरेज हाइट 2000 से 3000 मीटर से ऊपर ही होती है ना। और जो इनकी एवरेज हाइट होती है पेनिनसुलर मतलब जो प्लेटूज़ की, ये हाइट एवरेज हाइट जो होती है वो 900 से लेके 1500 मीटर के आसपास, 900 to 50 मीटर के आसपास होता है। इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है एवरेजली। बाकी ऊंचाई जो है वो 2000-2500 मीटर तक होती है, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये क्रिस्टल सम जो है रॉक्स, जिसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक जैसे कठोर क्रिस्टल रॉक से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारा बच्चों जो हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा जो संरचना है वो ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर इस तरह से शेप में ये पूरा इस तरह से। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर शेप में ये पूरा का पूरा एरिया पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम जिसको हम प्लेटू रीजन कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, वो पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। अब जरा इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इस प्लेन के साउथ में वेस्ट में वेस्टर्न प्लेन्स होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं। इसकी ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी बाउंड्रीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, ऊपर यहाँ पे दिल्ली रिज, दिल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर के राजमहल पहाड़ियाँ इधर बिहार और उसके आसपास,
ये उसकी नदन बाउंड्री है सॉरी, ये उसकी नदन बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और साउथ में ये कन्याकुमारी तक, यहाँ पे कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ होता है। तो ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस प्लेटू को दो भागों में, जो ताप्ती और नर्मदा रिवर बहती हैं यहाँ से ऐसे, वो जो हैं इस प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ऊपर के पार्ट को मालवा कहा जाता है, ओके, और नीचे के पार्ट को डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, ओके, डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। क्लियर? तो ये दो हिस्सों में इस तरह से हम इसको बांटते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब लेक्चर पे, ओके। सो इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो अगर आप इसकी संरचना को देखें कि कैसे ये बना, तो इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना। जब गोंडवाना लैंड की, जब मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया था कि एक पैंथालसा था, एक पेंजिया था, एक पेंजिया में टूटने की वजह से क्या हुआ कि उसमें टूटने की वजह से ड्रिफ्टिंग हुई, उसमें ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट होकर के जो लैंडमास था, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा था, ये आकर के कहाँ आ गया, ये जहाँ वर्तमान में भारत है यहाँ पे ड्रिफ्ट करते हुए चला आया गोंडवाना का हिस्से से टूट करके, ठीक है। और मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, और ये इसलिए सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक है। तो जो ये वाला एरिया था जिसको मैंने बना के दिखाया था आपको ट्रायंगुलर वाला, ये पहले से एग्जिस्ट एरिया था इंडिया का। बाकी जो एरिया है हिमालयन माउंटेन, ग्रेट प्लेन्स, ये और डिज़र्ट्स, ये सब बाद में बने हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा नेचुरल और सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास में से एक थे, ठीक है। अब इसको जान लीजिए कि इस प्लेटू का निर्माण कैसे हुआ। कहा जाता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है। एक बहुत बड़ा वॉल्केनो, ज्वालामुखी इरप्ट हुआ, और उस वॉल्केनो इरप्शन के साथ ही जो उसकी मैग्मा थी वो आकर के सतह पर, सरफेस पे जो है फैल गई, और लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरिया में आके फैला, ठीक है। और 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आके फैला। और इसके साथ साथ जो है ये ऑलमोस्ट नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। और जो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जो इसकी बाउंड्री है, नॉर्थ से साउथ 1600 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट जो इसकी बाउंड्री है वो लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका एक्सटेंट है, इसका फैलाव है। तो द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ओके। तो ये जो प्लेटू है इसमें एक ब्रॉड एंड शैलो वैलीज हैं, ठीक है, चौड़ी घाटियां हैं और ब्रॉड सरफेस है जो कि एंड राउंडेड हिल्स है, और जो है चारों तरफ घिरी हुई पहाड़ियां हैं, ठीक है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन्स। इस प्लेटू के 2 ब्रॉड डिवीज़न होते हैं जो मैंने आपको बताया। द सेंट्रल हाईलैंड को ही मालवा कहा जाता है, ओके, सेंट्रल हाईलैंड, एंड सेकेंड इज़ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, क्योंकि नर्मदा रिवर इसकी बाउंड्री बनाती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात तक जाती हैं, तो वो एक बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। तो बाउंड्री के उस पार नॉर्थ की तरफ, नर्मदा के नॉर्थ की तरफ जो है ना, जो एरिया होता है कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू, उसमें कौन सा एरिया होता है, मालवा प्लेटू होता है, जिसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, ठीक है। सो द विंध्यन रेंज, विंध्य माउंटेन्स, विंध्य पर्वत जिसको कहते हैं, इज़ बाउंडेड बाई द स्तूपा रेंज, सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वहीं इसके अलावा जो विंध्य पर्वत है, ठीक है, बाउंडेड, वो घिरा हुआ होता है। साउथ में उसके सतपुड़ा रेंज होती, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होती हैं ना, और इसके अलावा अरावली की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ वेस्ट में होती हैं, उत्तर पश्चिम में होती हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ हैं। अगर हम इसको जो है मैप में देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा
कि ये जो इंडिया है, ठीक है, तो ये आप देखिए ये डेक्कन प्लेटू है पूरा का पूरा ना, और यहाँ से देखिए कि ये है ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर के उस पार जो है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, इस पूरे हिस्से को, ठीक है। इसी में मालवा प्लेटू है और इसके इस पार के हिस्से को डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू ये देखिए विंध्यन माउंटेन है ऐसे यूपी में, और उधर निकल गया है बिहार साइड में। इसके इस पार सतपुड़ा है साउथ में, और इसके साउथ अरावली जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं दिल्ली तक गई हैं, तो दिल्ली से लेकर के इधर छोटा नागपुर में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक इसकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा साउथ में आएंगे तो कन्याकुमारी तक इसकी बाउंड्रीज़ फैली हुई है। इसके इस पार वेस्टर्न घाट है, इसके इस पार ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका पूरा फैलाव है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान। जो इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो धीरे धीरे जा कर के ना, जो एक रेगिस्तान है, जो डिज़र्ट रॉकी डिज़र्ट है और सैंडी डिज़र्ट है राजस्थान का थार वाला हिस्सा, वहाँ जाके समाप्त हो जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेतवा, केन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट इन टू नॉर्थ ईस्ट। तो जो नदियाँ यहाँ पे जो है, जो नदियाँ यहाँ बहती हैं इस क्षेत्र में, वो बेसिकली चंबल होती हैं, सिंध होती हैं, बेतवा होती हैं और केन नदियाँ होती हैं, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर ऐसे बहती हैं, ठीक है। सो दस इंडिकेटिंग द स्लोप्स, जो कहीं ना कहीं यहाँ के स्लोप को दिखाती हैं, ठीक है। जब नदियाँ बहती हैं तो अधिकतर नदियाँ क्या होती हैं, स्लोप्स को फॉलो करती हैं, जैसा ढलान होता है नदियाँ उधर ही बहती हैं। तो ये नदियाँ जहाँ बह रही होती हैं उससे हम उनके स्लोप्स को जान सकते हैं, केवल दो नदियों को छोड़ करके, जो तापी और नर्मदा को छोड़ के। ये लोग ढलान पे नहीं बहती, ये लोग दूसरों की घाटियाँ चुरा चुरा के बहती हैं, ठीक है। बाद में इसके बारे में बताएंगे, जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे तो फिलहाल ओके। सो द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन दिस वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो नर्मदा के नॉर्थ वाला हिस्सा है, वो वाइडर है वेस्ट में, लेकिन जो है ईस्ट की तरफ वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है। वेस्ट में उसका फैलाव ज़्यादा होता है। ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन होता है इस प्लेटू का, वो लोकली बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड आप जानते होंगे, ईस्टवर्ड जब एक्सटेंशन हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा जो है वो, उसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड शामिल है। बुंदेलखंड कौन सा एरिया है, जो उत्तर प्रदेश का झांसी, ललितपुर, उरई, महोबा, चित्रकूट, ये सब बुंदेलखंड वाले एरिया हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बघेलखंड की बात करते हैं तो जब हम और आगे बढ़ जाते हैं बिहार साइड में, तो बघेलखंड और ये सब एरिया पूरा होता है। तो ये मालवा प्लेटू मतलब सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं तो द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो मैं अभी दिखा रहा था, सबसे पूर्वी जो सीमा इसकी होती है छोटा नागपुर प्लेटू होती है ना, जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड में फैली हुई होती है, छत्तीसगढ़ में। ड्रेन्ड बाई द दामोदर रिवर, और जो है दामोदर नदी जो बंगाल में बहती हैं जा कर के, उस दामोदर नदी से जो है सिंचित क्षेत्र होता है, ठीक है। फिर डेक्कन प्लेटू जो होता है, जो साउथ वाला हिस्सा है नर्मदा के, वो डेक्कन प्लेटू का जो हिस्सा होता है इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास। वो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर लैंड मास, जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है दैट लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा, जो कि रिवर नर्मदा के साउथ में पड़ता है। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो इसकी उत्तरी सीमा होती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होती हैं, सतपुड़ा, ठीक है। जो लोग महाबलेश्वर वगैरह नहीं जाते हैं ना, और जहाँ से वो निकलती हैं, तो मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन है। तो यहाँ सब जो है सतपुड़ा रेंज बहुत ही फेमस है इसके लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है नॉर्थ हो गया। इसके अलावा वाइल महादेव
कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। और इसका जो पूर्वी सीमा है डेक्कन प्लेटू का, उसमें 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पड़ती हैं। एक महादेव पहाड़ी, दूसरा कैमूर हिल्स, ये बिहार की सीमा तक लगता है, और तीसरा मैकाल रेंज, मैकाल की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन कहलाती हैं डेक्कन प्लेटू की। इसके अलावा लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ बच्चों। टास्क जो है टास्क ये है कि आप एक ब्लैंक जो है शीट ले लेंगे, शीट ले करके ब्लैंक आप उस पे ना इन सारे माउंटेन हिल्स, इन सारे जो है प्लेटू हिल्स को आप वहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। ये करके आप मुझे ना टेलीग्राम चैनल मेरा एक बना हुआ है, वहाँ पे आप मुझे सेंड करेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वरना आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सो द डेक्कन प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेटू क्या होता है, वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ऊंचा होता है और ईस्ट की ओर आते आते उसका स्लोप थोड़ा जेंटल हो जाता है, ठीक है। An extension of the plateau is also visible to the north east। इसके अलावा इसकी एक शाखा जो है नॉर्थ ईस्ट तक चली जाती है डेक्कन प्लेटू की, जो कि मेघालय, कार्बी एंड लॉन्ग प्लेटू और नॉर्थ कचार हिल्स कहते हैं ना, वहाँ तक पाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, पहले ये एक हिस्सा जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर बंगाल में एक गैप क्रिएट हुआ, उसको मालदा गैप कहते हैं। तो मालदा गैप के द्वारा जो है ये पहाड़ियाँ जो कि इसके हिस्से थे, वो छिटक करके वो एक स्प्लिट हो करके इससे अलग हो गए। तो मेघालय, कार्बी एंगलॉन्ग और नॉर्थ कचार हिल्स जो हैं ये इसी के हिस्से हैं, ठीक है। जो मैंने कहा कि इट इज़ सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में एक फॉल्ट क्रिएट हुआ था, वो फॉल्ट वही जो मैं कह रहा हूँ कि मालदा गैप कहते हैं, उसकी वजह से। सो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट आर। तो जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उस नदन मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स हैं डेक्कन प्लेटू की, वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे 3 होती हैं। उनका नाम होता है, सबसे पहले का नाम होता है गारो हिल्स, दूसरे का खासी हिल्स और तीसरे का जयंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स यहाँ की जो है, इन्हीं के नाम से यहाँ 3 जनजातियाँ भी रहती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो ये 3 जो है नॉर्थ ईस्ट मेघालय वगैरह में पड़ने वाली ये 3 हिल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स। ओके, अगर देखें तो वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। जो मैंने आपको दिखाया मैप में कि वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट, ये दोनों जो है इसकी क्या होती हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ होती हैं ना। अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, इधर भी और इधर भी ना। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, ये इसकी बाउंड्रीज़ होती है ईस्ट और वेस्ट में। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये लगातार एकदम सीधी हैं और ये इसमें केवल पासेस हैं, 1-2 पासेस हैं, उन्हीं पासेस दर्रों के माध्यम से ही जाया जा सकता है। वेस्ट में 2 बहुत ही फेमस दर्रे हैं, उन दोनों दर्रों के नाम हैं पाल घाट और भोर घाट, ठीक है। तो एक महाराष्ट्र में है, एक आगे कर्नाटका और उधर केरला साइड में, ठीक है। सो लोकेट द थाल, भोर, पाल, जो मैं अभी बात बता रहा था, फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया। ये काम भी आपको करना है। फिजिकल मैप पे आपको ये तीनों घाट भी मेंशन करने हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ना, किस तरह कहाँ पे इस्टेब्लिश है, किस जगह पे हैं, वो भी आप यहाँ पे, ये टास्क आपको मैं दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट आपको ये करके मुझे सेंड करना है। ओके, आफ्टर इट यू नो द वेस्टर्न घाट आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट हैं ना, वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इधर ज़्यादा ऊंचाई होती है, इधर से ढलान आ जाती है। तो अब ढलान होने से क्या होता है, इसका एक फ़ायदा क्या है कि जो एवरेज एलिवेशन है ना, 900 से लेके 1600 मीटर तक, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे 900 से लेके 1600 मीटर तक की हाइट हो जाती है ना, इधर 900 तो इधर 1600 मीटर तक। एट अगेंस्ट 600 मीटर्स टू द ईस्टर्न घाट्स, इधर 900-1600 होता है, इधर ईस्टर्न में 600 मीटर तक जो है इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ईस्टर्न घाट स्ट्रेच
फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट होता है वो महानदी जो है जो उड़ीसा में बहती है, महानदी की घाटियों से लेकर के तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स तक साउथ में फैला हुआ होता है, ईस्ट साइड में। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं आर डिसकंटिन्यूअस, वो क्या होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, वो कटे फटे हैं, ठीक है, यहाँ कटे हैं क्योंकि सब नदियाँ, जैसे मैंने कहा कि नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर ढलान है, तो उधरी नदियाँ सारी वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट में बहती हैं, ठीक है। और बहने की वजह से जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ वहाँ उस प्लेटू को, इस ईस्टर्न घाट को काट काट के उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, इरेगुलर बना दिया है एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज। इसके अलावा रिवर ड्रेनेज से जो है नदियों के बहाव से ये डाइसेक्टेड हो गया है इनटू बे ऑफ बंगाल ना, बे ऑफ बंगाल एरिया में। वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist winds and rise along the western slopes of the ghats। तो जो वेस्टर्न घाट है, मैंने कहा कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से जब मानसून हमारे देश में प्रवेश करता है, जब मानसून आता है तो इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि इनसे टकरा करके मानसून इन क्षेत्रों में खूब बारिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वेट एरियाज़ होते हैं, इसको सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, ठीक है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर जो हाइट होती है वो बढ़ती जाती है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न घाट के बारे में डिटेल हो गया है। अब इसके अलावा हम अगर देखें तो जिस हाईएस्ट पीक्स हैं साउथ में, अगर हम बात करें दोनों तरफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे, तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2695 2695 मीटर हाईएस्ट माउंटेन प्लेटू पीक है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक होता है, अनाईमुड़ी कहते हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। और इसके अलावा दोदा बेट्टा वेस्टर्न घाट पे एक और पड़ता है, उसका नाम है 26 दोदा बेट्टा, उसका ऊंचाई होती है 2637 मीटर। इसके अलावा महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट पे सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम होता है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट होती है 1501 मीटर, ओके, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। इसके अलावा सेवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ओके। तो साउथ ईस्ट जो है ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में भी जवादी और सेवरॉय की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकेट द फेमस हिल्स, आपको एक टास्क और दे रहे हैं, इस फेमस हिल स्टेशन जो उदगमंगलम है, जिसको ऊटी कहा जाता है पॉपुलरली, और कोडाईकनाल है, इनको आप मैप में, इन चीज़ों को भी आप एक प्लेन मैप में इसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का जो एक विशेष जो है फीचर होता है वो क्या होता है कि यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल का एरिया होता है डेक्कन ट्रैप ना, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल का एरिया है। सो वॉल्केनिक ओरिजिन है, जैसा शुरू में बताया कि पूरी वॉल्केनिक इरोजन से बना हुआ है सर पूरा प्लेटू। तो रॉक्स जो होते हैं वो इग्नियस होते हैं ना, इग्नियस रॉक्स हैं, एंड एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम। और ये जो रॉक्स हैं वो क्या हैं, समय के साथ साथ इनका डेंड्यूशन हुआ है, मतलब कि इरोजन और वेदरिंग ये सब होता रहता है, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और इन डेंड्यूशन वगैरह की क्रिया से इनका ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गए, ये ब्लैक सॉइल में डेवलप हो गए। तो जो ब्लैक सॉइल है ना, वो एक बहुत ही अच्छी सॉइल होती है कॉटन प्लांट्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा कॉटन जो है इसीलिए गुजरात महाराष्ट्र में होता है, इसलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो ईस्टर्न द अरावली हिल्स, इसके अलावा देखा जाए, लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स। अरावली हिल जो है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन जो है गुजरात से लेकर के राजस्थान वाला एरिया, और इसकी समाप्ति जो है दिल्ली में होती है।
दिल्ली में जो आपने नाम सुना होगा ना, दिल्ली रिच कहते हैं, या रायसीना हिल्स आप सुने होंगे, जिसके वो काट करके जो है राष्ट्रपति भवन बनाया गया, वो आखिरी सीमा वहाँ पे। या इसके अलावा आप कभी जेएनयू जाएंगे तो जेएनयू के पास ही जो है दिल्ली के पास दिल्ली रिज दिखाई पड़ता है, वो अरावली वहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अरावली की रेंज वहाँ तक फैली हुई है। और ये जो अरावली है ये सबसे ज़्यादा हाईली इरोडेड हिल्स होती है। ठीक है, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स जगह जगह, क्योंकि इसका इतना इस्तेमाल किया गया है इस रॉक को कि ये रॉक जो होता है रेसिडुअल रॉक कहलाता है ना, कटा फटा पूरा हर तरफ से ऐसे पड़ा हुआ है। सबसे पुराना हिल है जो हमारे देश में पाया जाता है। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो मैंने बताया कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये दिल्ली तक फैले हुए हैं और रेसिडुअल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों इन चीज़ों की ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट है इसका वो ये है कि ये मिनरल्स रिच एरियाज़ हैं ना। इनके यहाँ मिनरल अपार मात्रा में इस पूरे डेक्कन प्लेटू मालवा में पाया जाता है। ठीक है, और इस मिनरल्स की वजह से इनका जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज एक बड़ा टॉपिक कवर किया है, जो बेसिकली क्या था, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा है, मींस द सदर्न प्लेटूज़ के बारे में पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें कितनी चीज़ें समझ में आईं, क्या नहीं समझ में आईं, वो हर एक चीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। नो डाउट थोड़े रिसोर्सेस हमारे पास कम हैं, थोड़ा हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, बट इट्स डजंट मैटर। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो लोग बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं केवल वही टॉप करते हैं, केवल वही अच्छे स्टडी कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वैसा एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये जो हमारा चैनल है वो इतना फैसिनेटिंग तो नहीं है जहां मैं आपको तमाम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकूं और बहुत चीज़ें, बट नो डाउट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बहुत दूंगा और बहुत चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें होती हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल दे दूँगा जहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप एंजॉय कीजिए, आप स्टडी कीजिए और आप घर पे रहिए और जो है इस कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक में अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।